हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का दिन काफ़ी ही अलग दिन है, शिक्षक दिवस है आज। तो इस शिक्षक दिवस पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से। मैं भी एक टीचर हूं और मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही राह दिखाऊं। तो आज के शिक्षक दिवस पे मैं सिर्फ एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ। शिक्षक वो नहीं है मतलब जो आपको किताबों से कुछ सीख दें, किताबों की भाषा आपको समझाएं, किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ाएं। सिर्फ वही शिक्षक नहीं है। शिक्षक वो सारे हैं जो आपको किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कुछ सिखाते हैं या जिनसे आप कुछ सीखते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात जो बताने वाला हूँ आज, वो आपके पढ़ाई में भी काम आने वाले हैं, आपके रियल लाइफ में कहीं भी वो काम आने वाले हैं। आपको लाइफ के जीने के जहाँ जहाँ आपको तरीके सीखने की जरूरत पड़ेगी, उन सारे जगहों पे काम आने वाले हैं। एक छोटी सी बात है जो आप हर जगह इस यूज करते होंगे, आपको लगेगा कि शायद आपको जानते हैं, जब मैं बताऊंगा तो आप वही करते हैं जो मैं करने बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता चलेगा ये चीजें कि थोड़ा सा अंतर है। जब आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, जितनी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, उम्मीद है आप सारी सुन रहे होंगे, आप सारी चीजें सुन रहे होंगे, लेकिन एक काम और कीजिए, साथ में उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ पहले आपको उसे सुनना है और उसके बाद उसे समझना है। ये चीज आप हर जगह जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए। कोई भी जब आपके सामने से बोलते हैं, आपके गार्जियन, आपका दोस्त, आपके पड़ोसी, कोई भी आपके शिक्षक, कोई भी आपको जब कुछ सिखाता है, कुछ बोलता है, कुछ भी चीजें बात करता है, तो पहले आपका कर्तव्य बनता है आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद उस चीज को समझिए कि उसका कहने का मतलब क्या होता है। ये चीजें आपको एक अच्छा सा लाइफ देगा, अच्छी सोच देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, आप सुनिए नहीं, सिर्फ समझिए कि बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ सवालों को, उसको भी आप समझिए। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि जब आप पूरा क्लास करते हो, कहीं भी क्लास करते हो, किन्हीं टीचर के साथ, चाहे ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ चाहे ऑनलाइन की बात कीजिए, आप जब क्लास करते हैं तो आपको लगता है कि सारी चीजें आपको आ जाती है। बाद में पता क्या चलता है, जब आप बनाने बैठते हैं उसमें सवाल, तो आपको पता चलता है ये चीज छूट गया। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सारी चीजें सुने और हम सारी चीजें आ गई है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं सारी चीजों को। तो वो आपसे बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए जितना से ज्यादा हो सके आप समझिए। और एक बात है आज के दिन में और आपसे बता रहा हूँ, जो कि बहुत सारे सवाल इस तरह के मेरे सामने आते हैं, बहुत सारे सवाल मेरे सामने ऐसे आते हैं कि सर मैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है, मैं क्या करूँ, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होगा, उसके लिए कैसे पढ़ाई करनी होगी। लोग कहते हैं सर बैंकिंग का मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, अभी आईबीपीएस का फॉर्म आया है, उसका मैं क्या करूँ, मतलब वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं। पहले तो एक बात बताइए, मैं मैथ का टीचर हूँ, एक सीधा सी बात बोल रहा हूँ, क्या मैथ कैटेगराइज किया हुआ है? आप लोगों को किसने सिखाया है कि भाई आपको मैथ का इतना ही पढ़ना और आपको मैथ का इतना ही पढ़ना है? आपको एक बात तो आपको पता है कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 का मैथ जो आप पढ़ते हैं, थोड़े बहुत 11, 12 का मैथ आपको पढ़ना होता है, बहुत ही थोड़ा। 12 का तो नाक बराबर होता है, 10, 11 का थोड़ा सा, जनरली आप 8, 9 के मैथ को पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, बैंकिंग में भी वही मैथ आने हैं, एसएससी में भी वही मैथ आने हैं, रेलवे में भी वही मैथ आने हैं, स्टेट का कोई भी निकलता है एग्जाम उसमें भी वही मैथ आने, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप मैथ पढ़िए। मैं आपको मास्टर बनने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वो इतना ही नॉलेज की बात कर रहा हूँ जिससे आपका रिजल्ट हो जाए, आप उससे ज्यादा नहीं पढ़िए। लेकिन आप इसको ये मत कीजिए कि पता चले एडवांस पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आईबीपीएस के मेंस में वो पूछता है, प्री में नहीं पूछता है। ये गलत बात है। आप जब टाइम लेकर आते हैं कैलकुलेट करके कि मैं जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, दिल्ली निकल रहा हूँ, पटना निकल रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ या कहीं और भी जा रहा हूँ, कोई भी जगह पे आप निकलते हैं, बनारस जाते हैं, आप एक चीज कैलकुलेट किया है आपने कि हर बार आप प्लान करके जाते हैं कि मुझे एक साल तैयारी करना है, यहाँ ये ज्वाइन करेंगे, वहाँ वो पढ़ेंगे, वहां से वो पढ़ेंगे और ऐसे प्लानिंग करेंगे, और एक साल बाद आपके पास रिजल्ट जब नहीं रहता था कि अगले साल आप नहीं पढ़ते हैं और वही चीजें पढ़ते हैं। जब आप प्लानिंग करते हैं उस टाइम आपको सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, वो गाइडलाइन मैं आज दे रहा हूँ। जब आप निकले हैं पढ़ने के लिए, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, आपके कोई भाई हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, तो उनको ये मत बोलिए आप कि भैया तुम बैंकिंग की तैयारी करो, तुम एसएससी की तैयारी करो। आगे के जो एग्जाम आने वाले हैं आप ध्यान दीजिए, सीईटी का एग्जाम होगा, एक सिंगल प्री का एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा जो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि जिसके सहारे आप दूसरे एग्जाम दे सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके पास सीईटी का स्कोर कार्ड है तो आप एसएससी का भी मेंस दे सकते हैं और आईबीपीएस का भी मेंस दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको अलग से एसएससी का मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से
इसका किसी और का मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, आपको मैथ पढ़ना है। एक बात बताइए, एसएससी का मैथ और आईबीपीएस का मैथ में इतना तो आकाश जमीन का अंतर नहीं है कि उसके लिए 6 महीना अलग से और इसके लिए 6 महीना अलग से देना होगा। थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे है। आपका डीआई एसएस में भी पूछ रहा है, डीआई बैंकिंग में भी पूछ रहा है। बैंकिंग का डीआई का लेवल थोड़ा सा अलग है, एसएससी का लेवल थोड़ा सा अलग है। अर्थमेटिक आपका दोनों सेक्शन में है, इसमें लेवल अलग है बैंकिंग में, एसएससी में लेवल अलग है तो दोनों। तो जब आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप बीच में क्यों ले जाकर छोड़ रहे हैं उसे? पूरा पढ़िए ना उसे। आपके लिए बता रहा हूं, जो टीचर आपको लाइन दे रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं कि भाई आप एसएससी का तैयारी करो, आप रेलवे का तैयारी करो, आप एक बात याद रखना, वही टीचर, डायरेक्टली बोल रहा हूं, वही टीचर आज एसएससी का बैच निकालते हैं, कल बैंकिंग का बैच निकालते हैं। मतलब क्या है, वो टीचर को पता है मैथ मुझे पढ़ाना है, वो मैथ पढ़ाते हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं बताते हैं कि आप भी मैथ पढ़िए? आपको क्यों बोलते हैं आप एसएससी का मैथ पढ़िए, बैंकिंग का मैथ पढ़िए, रेलवे का मैथ पढ़िए, सिपाही का मैथ पढ़िए? मतलब क्या है ये सब चीजें? आप समझिए, समझदार बनिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीजों को सुनिए, देखिए, समझिए अच्छे से। बहुत बार जो आसानी से हमें समझ में आती है, जो आसानी से दिखती है ना, वो हमेशा सही नहीं होती है। और जो सुनने में कड़वी लगती है ना, उस पर जरूर 2 बार सोचिएगा, समझिएगा, वो हमेशा सही होती है। तो चलिए, इसके साथ बहुत सारी बातें हो गई, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। आप पढ़िए, ऐसा नहीं, आप जो भी आज भी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, आप भरिए, आईबीपीएस का फॉर्म है, आप भरिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे है। जब आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं तो और किसी का भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग समय हम ले लिए आपसे 5 मिनट से ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डॉट वीडियो का जो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कह रहा है सर्टेन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, जो सवाल कर रहा है, कह रहा है कि कुछ पैसा जो साधारण ब्याज की दर पे 6 साल के लिए लगाया गया है, और ये पैसा बोल रहा है 6 साल बाद 3096 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 3000 बाद। और यही पैसा फिर बोल रहा है आपको कितना, 9 साल बाद कितना हो जाता है? 3744 रुपया। आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप मुझे बताइए कि साधारण ब्याज की बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है, तो एसआई में क्या होता है? हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जब 6 साल में इतना रुपया हो गया था और ये 9 साल में इतना रुपया हो गया था, मतलब यहां से यहां जो बढ़ा होगा धन, वो सिर्फ ब्याज बढ़ा होगा, है कि नहीं बातें? और वो ब्याज कितने साल का होगा? 3 साल का। तो आप बताइए 3 साल का ब्याज कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 3444 में से आप 3100 माइनस कर दें। डायरेक्टली इसको मैं 3100 बोल रहा हूँ, इसमें 4 बढ़ा दिया, इसको भी 4 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 48। तो 648 रुपया हो गया। तो आपको पता चल गया 3 साल का ब्याज इतना है। 3 साल में जो ब्याज मिला है इतना है। आप मुझे बताइए, अगर 6 साल का ब्याज पता चल जाए तो इसमें माइनस करके प्रिंसिपल नहीं पता कर लेंगे? तो 6 साल का ब्याज बहुत हार्ड तो नहीं है पता करना। तो आप कहेंगे कितना हो गया? 12 और 96। 6 साल का ब्याज देखिए इतना है, और 6 साल में टोटल धन इतना हो गया था। आप माइनस करके अगर प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल गया कितना आ गया प्रिंसिपल? 1800। और 1800 पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है? तो कहेंगे सर 3 साल पे 648 मिल रहा है। 3 साल पे 648 मिल रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ 1 साल पे कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 3 से भागा दे रहे, तो कितना मिल गया? इतना मिल गया। 1800 पे इतना ब्याज मिल रहा है, 1800 पे इतना ब्याज मिल रहा है, तो 18 से भागा दे दूं अगर दोनों साइड, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपए कितना मिल रहा है, और 100 पे जितना मिलता है वही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये सवाल कुछ अलग था? नहीं था। सवाल को आपको सीधे तरीके से समझना था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये सवाल देखिए, कह रहा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹300, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट 300 रुपए का 3 इंस्टॉलमेंट एक साल के अंत पे जमा किया जाता है। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आपको जमा किया गया होगा, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा किया होगा 2 साल बाद, फिर तीसरा 3 साल बाद, और इस तरह से पूरे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो बताइए कितना रुपया उधार लिया गया था? सवाल समझ में आ गया? अब देखिए, जब सवाल समझ में आ गया तो आप एक बात बताइए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, आपको ये भी पता है कि 25% मतलब होता है 1/4। मतलब जो रुपया आपने 4 अगर उधार लिया होगा तो उसके जगह पे आपको 5 चुकाना होगा 1 साल बाद। अगर मतलब क्या हुआ कि 1 साल बाद जो 5 रुपए आप चुका रहे हैं, उसका आज का वैल्यू कितना है?
4। अगर आप कोई धन चाहते हैं 2 साल बाद चुकाना तो आप कहेंगे सर 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर होगा, मतलब 2 साल आज जो धन आपने लिया है 16, तो वो 2 साल बाद 25 हो जाएगा जो आप चुकाने जब जाएंगे तो। इसी तरह से 3 साल बाद भी चुकाना है, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब से 5 का क्यूब और 125। लेकिन कह रहा है कि तीनों जो आप धन चुका रहे हैं, जो तीनों इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे हैं वो बराबर बराबर है, तो इसको भी 5 से गुना कर दूं और इसको भी 5 से गुना कर दूं। हम इंस्टॉलमेंट को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। यही सवाल आपसे कर रहा है ना, मतलब ये जो चीजें लिखी हुई रहती है क्या रहती है, ये वो बता रहा है कि जो 125 रुपए आप चुकाएंगे 1 साल बाद, जो 125 रुपए आप चुकाएंगे 1 साल बाद, उसकी आज की कीमत कितनी है, 100 रुपये। और जो आप 2 साल बाद 125 चुकाएंगे उसकी आज की कीमत कितनी है, 80। और जो आप 125 3 साल बाद चुकाएंगे उसकी आज की कीमत कितनी है, मात्र 64 है। तो आप मुझे बताइए कि 125 का इंस्टॉलमेंट कितना, 3 इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए, 125 का 3 इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए आपको कितना धन लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 16 × 85 आपका ये हो गया, और 64 144 और 244, मतलब 244 रुपए अगर आप उधार लेते हैं तो 125 का 3 इंस्टॉलमेंट आपको चुकाना पड़ेगा एक साल के अंतराल पे। सवाल कर रहा है कि आप जो चुका रहे हैं वो कितना है, 300 है। सवाल क्या कर रहा है, जो चुका रहे हैं वो 300 रुपया है, तो आप बताइए अगर एक आपने यूनिट लिया होगा, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 300 रुपया बटा 125, तो इस हिसाब से 244 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कर लीजिए 25 400 25 25 से 4 × 12 × 24, और इसको मैंने बना दिया 10, डेसिमल बैठा दूंगा। तो आप देख लीजिए 2496 कितना होता है, 9, और 2496 9 5 10 और 24 × 48 10 58, कितना आ गया, 585 रुपया 60 पैसा। ये वो धन है जिसे आपने उधार लिया था और जिसको आपने 300 के 3 इंस्टॉलमेंट चुकाया था। बात समझ में आ गई? आप करेंगे बहुत बड़ा धन है, हाँ बड़ा धन है, इसलिए बड़ा धन है क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको 900 चुकाना पड़ गया था। अब देखिए तीसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये सवाल बहुत ही डरावना सवाल है और इसके लिए मुझे बोला गया है शॉर्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए। देखिए शॉर्ट सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका, बिल्कुल ही बताऊंगा, क्योंकि जब आप बोल दिए बताने के लिए तब तो भाई बनता है। सवाल क्या करा cos स्क्वायर ए sin ए प्लस cos ए, आप तब तक ट्राई कीजिए, इसको मैं तब तक नोट डाउन कर रहा हूं यहाँ पे, cos ए का स्क्वायर ए sin ए माइनस cos ए इतना है, और यहाँ पे फिर sin स्क्वायर ए है आपका, और यहाँ पे sin ए माइनस cos ए, और ये पूरा का डिवाइड में दिया हुआ है sec स्क्वायर ए और sin ए प्लस cos ए। इन सारे के साथ एक चीज और करी गई है, वो क्या करी गई है, गुना किया गया है sec स्क्वायर माइनस cos ए का स्क्वायर से। देखिए इस सवाल को मैं शॉर्ट बताने के पहले सिंपल मेथड बताऊंगा, क्योंकि सिंपल मेथड जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा शॉर्ट की जरूरत है ही नहीं। जितना बड़ा आपको ये दिख रहा होगा, बहुत लोग इसको ट्राई नहीं किए होंगे, आपको लग रहा होगा सर बहुत बड़ा है कौन ट्राई करेगा, 1 मिनट में तो सर लिख लेंगे फट से जल्दी से, फिर सर ही बताएंगे, सर तो बताएंगे वो तो है, लेकिन एक बात देखिए आप इस चीज को अगर ध्यान से देखिए तो अब क्या है आपके सामने, तो आप कहेंगे सर इसको अगर एलसीएम आप लेते हैं तो देखिए sin प्लस cos sin प्लस cos sin माइनस cos sin माइनस cos, पहली बात है sec cos cosec sin, कुछ बैठ रहा है दिमाग में बातें, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, तो कहेंगे सर sec और cosec अगर तिरछा एलसीएम के गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, sin प्लस cos का यहाँ sin प्लस cos का गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मतलब 1 और इनटू 2 sin a इनटू cos a। ये आप नहीं लिख सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है लिखना, मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को लेकर चलना होता है। अब देखिए प्लस में क्या आएगा, तो कहेंगे सर इधर cosec और sin, ये फिर 1 हो जाएगा गुना में, और ये sin माइनस और cos माइनस का sin माइनस cos का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको भी आप कहेंगे 1 हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होगा माइनस 2 sin a cos a। आप चाहे तो इसको बिना लिखे दिमाग में काट सकते हैं। अब देख लीजिए इतना ही सर करना था, यही आंसर आपका है। अब देखिए नीचे करेंगे तो आप कहेंगे सर cosec आ गया और फिर sec आ गया, और ये क्या है तो आप ध्यान से देखिए तो कहेंगे सर sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो a प्लस b के फॉर्म में है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसको एक बार नजर डालिए तो इस पे जरा बुरी नजर से इसको देखिए तो पता चलेगा आपको ये 1 बटा cos स्क्वायर है और 1 बटा sin स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a और होल डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। बन गया? इससे ज्यादा था सवाल कुछ? इससे ज्यादा कुछ नहीं था आपका सवाल। अब मुझे बताइए, ये आप इससे काट दिए और ये आपका अपने आप 1 हो गया, ये इससे कट गया, कितना रिजल्ट आ गया? अब बता रहा हूं दूसरी बात है, यही इसका शॉर्ट मेथड आप देख के डायरेक्टली यहीं से कर सकते थे। इसको काट देते इससे, इसको काट देते इससे और इसका स्क्वायर करते। ठीक है, कैसे करते? तो कहूंगा कि इसको आप इससे काट दीजिए, मतलब ये आपका खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो इसके साथ आपका ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से देखिए 1 + 1 2 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 1 आएगा, दोनों मिलाकर कितना हो गया 2। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इसका 2 साइन है और इसका -2 साइन है, कॉस से कैंसिल आउट होगा। क्लियर है? अब इसमें आप सोचेंगे कि शॉर्ट मेथड, तो देखिए अगर आप एंगल पुट करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप एंगल 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि आपको cos sec स्क्वायर एक जगह है। आप एंगल 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि sec स्क्वायर एक जगह है। आप एंगल 45 पुट नहीं कर सकते क्योंकि sin - cos एक जगह है। इसका मतलब आपको इसके अलावा कोई और एंगल यूज करना होगा। 30 डिग्री आप यूज कर लीजिए या फिर 60 डिग्री यूज कर लीजिए। आंसर आपका 8 2 आने वाला, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन हो जाएगा इससे महंगा कैलकुलेशन पड़ जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा जो मेथड मैं बताऊं, ये मेथड पहले से जो शॉर्ट मेथड आप जिसकी डिमांड कर रहे थे, जो आपके दिमाग में होगी बातें, उससे छोटा है कि नहीं। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग को फास्ट चलाइए, थोड़ा सा फास्ट चलाइए, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलाना आपको। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ये सिमिलर क्वेश्चन एक लास्ट कराया था मैं, आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा जो लास्ट वीडियो देखे होंगे कि सर उसमें बीच वाला निकालना था, इसमें ये निकालना है, वो निकालना है। आप ध्यान से देखिए क्या है, दोनों सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस ये कह दिया है क्या कि यहां से ये निकालेंगे और यहां से निकालेंगे। सवाल आप देख लिए, क्योंकि सवाल हटा दूंगा मैं। देखिए यही डायग्राम आपके सामने उस टाइम भी था, बस बातें थोड़ी अलग तरीके से कही गई थी। देखिए उसमें जो था आपको बीच का निकालना था और इसमें जो है आपका इन चारों का निकालना है। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं आपको इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं और बीच वाले का माइनस कर दूं, क्योंकि इधर से लूंगा तो बीच वाला आ जाएगा, इधर से लूंगा तो बीच वाला आएगा, 2 बार आ जाएगा। मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो आपको इस पूरे का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा? जो साइडेड रीजन है, और इसी का एरिया आपको निकालना है ना। पकड़ में आ रही है बात? अब एक बात बताइए आप कि या तो आप दूसरा मेथड क्या है आपका कि आप पूरे का एरिया में से इसका 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 एरिया माइनस करते हैं, है कि नहीं है? देखिएगा ध्यान से, पूरे के एरिया में से इसका 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 निकालना है आपको। तो इन चार जो एरिया है, मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूं ए, तो इसका एरिया आप माइनस कर दें और आपको क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा? जो सैडेड रीजन है उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या तरीका अपनाना है। इसको बोलते हैं लॉजिक। ठीक है, लॉजिक बोलते हैं कि आपको बातें पकड़ में आनी चाहिए कि आखिर करेंगे क्या, करना क्या होगा। अब बात आती है कि कैसे करेंगे इसको स्टार्ट। तो आप मुझे बताइए, मुझे बीच का एरिया किसी भी हाल में निकालना होगा, क्योंकि मुझे इसका एरिया प्लस इसका एरिया और माइनस इसका एरिया करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो हमें तो बीच का एरिया किसी भी हाल में निकालना होगा, तो हम पहले बीच का एरिया का सोचेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाएंगे जैसा कि लास्ट में मिलाया था। जो पिछले सवाल में जो स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं, आपको ध्यान देना है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो है, ये जो आपको दिया हुआ है ये आर्क, ये क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ये पॉइंट है। तो ये एक आर्क हो गया, ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। मैं इसका आर मान ले रहा हूं, इसका क्या मान ले रहा हूं? साइड आर। लास्ट में आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो आपको पता चल गया कि ये पूरे कितने आ गया आपका, ये कितना हो जाएगा? इसका रेडियस, ये भी रेडियस ही है और ये इसका रेडियस होगा। ये सारा सिमेट्रिक है, मतलब एक ही कांग्रुएंट कह सकते, कांग्रुएंट सर्कल है। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, और अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आप मुझे बताइए कि इस, देखिएगा ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का आप एरिया मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 60 डिग्री वाला सेक्टर है, तो 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और इस सेक्टर में से माइनस कर दूंगा इस ट्रायंगल का, तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल का तो √3/4 a स्क्वायर होता है, और यहाँ a और r दोनों क्या है? इक्वल है। तो आप कहेंगे सर इसका तो कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। अभी जो एरिया मैं निकाल कर आपको दिया हूँ ये एरिया है। कौन सा एरिया है? ये एरिया है कि नहीं है?
और आप मुझे बताइए ये एरिया या फिर ये एरिया दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे सेक्टर जो अभी आपने निकाला था, जो ये सेक्टर है, ये जो सेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्टर है इसमें से ट्रायंगल का माइनस किया तो छोटा वाला आया, और इस सेक्टर में से ही इस छोटा वाला को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये जो एरिया है ये निकल कर आ जाएगा। इसमें दो छोटा वाला है और एक ट्रायंगल है, एक छोटा वाले के साथ ट्रायंगल मिला दूंगा तो पूरा सेक्टर हो गया जो कि आपका ये है। और इस सेक्टर में से ध्यान दीजिएगा, इस सेक्टर में से में अगर इसको ऐड कर दिया तो सेक्टर तो हमारा यही है, कितना है 60/360। अलग से लिख दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 60/360 पूरा सेक्टर ले लिया और इसमें किसको ऐड कर दिया, ये छोटे वाला जो सेक्शन निकाला था, जो छोटे वाले का निकाला था, तो ये हमारा जो पूरा एरिया है, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली डबल कर देते एक ही बात होती, ये पूरा एरिया आ गया। आप इसको समझिए, यहां से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हुई दिक्कत की नहीं हुई दिक्कत, यहां तक आपको बातें सारी क्लियर है। अब आपसे सामने जो अगला स्टेप आ रहा है वो स्टेप बड़ा अच्छा स्टेप है। आप मुझे बताइए कि इसका एरिया अगर आपको निकालने में बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर आपने तो इसका एरिया निकाल लिया है, तो ये जो सेक्टर आ रहा है, ये जो 90 डिग्री वाला जो सेक्टर है इस सर्कल का, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर 90/360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, इसको एक बार छोटा कर दो सिंप्लीफाई करके, तो आप कहेंगे सर 1/6 और 1/6 कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया था, किसका, इसका आ गया था, यहां से यहां तक पूरा एरिया आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपसे क्या बात कर रहा हूं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर ये पूरे का एरिया हो जाएगा, ये पूरे का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं, अगर इसमें से इसको अगर माइनस कर दूं मैं, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे फिर आपके पास रिजल्ट जो निकल कर आ गया वो क्या आ गया, रिजल्ट निकल कर ये वाला एरिया आ गया। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आप आंसर के एकदम क्लोज हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए। यहां तक अगर समझ में आ गई है तो आपको पता चल गया होगा मैंने मजाक मजाक में इसका एरिया निकाल दिया, और इसमें दो बातें हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। मतलब इस एरिया को अगर 4 से गुना किया जाए तो ये सारे का एरिया निकल जाएगा और बीच वाला का एरिया छूट जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसको 4 से गुना कर लीजिए, 4 से गुना कर दिया, और ये पूरे सर्कल के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से, आर स्क्वायर में से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो बीच का एरिया निकल गया। ये जो एरिया निकल कर रहा है ये कौन सा एरिया है, बीच का एरिया। ध्यान दीजिए यहां से क्योंकि अब आंसर आने वाला है। ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया हमने निकाल लिया, ये एरिया हमारा ये आ गया, यहां से यहां क्या आ गया, ये एरिया आ गया। अब एक बात बताइए, आपको मैंने क्या बोला था, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए और दोनों में से माइनस कर दीजिए इसका एरिया, बात खत्म। तो आप बताइए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पूरा एक सेक्टर का एरिया, तो आप कहेंगे सर 1/, अच्छा इसको एक बार छोटा कर ले हम ताकि आगे ज्यादा स्पेस ना ले। अब देख लीजिए आर स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे 4 इसमें भी गुना होगा, इसमें भी तीनों में गुना होगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 4 कैंसिल आउट, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये 4/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये फिर माइनस माइनस और ये √3 आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 आर स्क्वायर। आपको जो एरिया निकल कर आया बीच वाले का वो ये है। लास्ट टाइम जो सवाल बनाया था 2 वीडियो पहले उसमें यही इसका आंसर था, ठीक है, यही आंसर, यहीं पे स्टॉप कर दिया था सवाल। इस बार क्या करेंगे, आप इस पूरे का एरिया निकालिए, इस सेक्टर का। आप किधर से भी बात कर लीजिए, चलिए इधर से बात कर रहा हूं, इस सेक्टर का एरिया मुझे बताइए, ये जो सेक्टर है इसका एरिया बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका तो अभी निकाले थे 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए, इस ट्रायंगल का तो आप बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर का आधा है, तो आर स्क्वायर बटा 2 हो गया, चलिए ठीक है। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आप कहेंगे सर आपने तो इसका एरिया निकाल लिया, मैं बोला ठीक है मैंने इसी का एरिया निकाल लिया। अगर इसको डबल कर दूंगा तो आप बोलेंगे सर अब तो इतना का एरिया हो गया, मैं बोला हाँ बिल्कुल यही बात सही है। और अगर इसको फिर से डबल कर दिया तो कहेंगे सर आपने ये भी ले लिया और ये भी पूरा ले लिया, मैंने ये भी ले लिया कि नहीं, और इसमें से माइनस करना होगा मुझे ये चीजें, यही डबल मैंने कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। और इस सवाल में जो सवाल दिया हुआ उसमें आपकी आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6। देखिए यहां से 4 इसमें गुना करेंगे तो आपका पाई आर स्क्वायर हो गया,
4 4 कैंसिल आउट, और यहाँ -2r² हो गया, -r² माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस √3r²। देखिए पाई r² और यहाँ पाई r², 1 माइनस 1/3 पाई r² कितना होता है 2/3 पाई r², और -2r² माइनस r², यहाँ से प्लस √3r² लास्ट वाला, और यहाँ -3r² लिख देते हैं। आपका ये जो निकल कर आ गया है ये आपका एरिया है। आपको अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप मुझे बताइए, मैं आगे वहीं पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, पता चल जाए किसका एरिया निकला है। थोड़ी गर्मी ज्यादा है, थोड़ी नहीं ज्यादा है, थोड़ी क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। अच्छा ऐसा सेंटेंस कैसा लगता है, थोड़ी ज्यादा क्या होती है भाई? हमने जो एरिया निकाला वो एरिया किसका है? हमने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया कितना है, और जो ये एरिया निकल कर रहा है, इसलिए ताकि आप इस चीज को अगर चाहें तो आप ध्यान रखें इस आगे से। ये जो एरिया बीच का है ये आपका एरिया है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे साथ, कितना हो गया 2/3 पाई r², r की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू सवाल में 6 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या सेंटीमीटर दे रखा है, तो r की वैल्यू इतना डाल दिया प्लस √3, r की वैल्यू 36, और यहाँ पे -3, r की वैल्यू 36, कितना आ गया ये 12 दूना 36 पाई प्लस 36 √3। अच्छा गलत किया क्या, 12 3 24 होता है ना, और यहाँ पे आ गया 108। सवाल में देखिए एक ऑप्शन आपके पास ये है 24 पाई 36 √3 और -108। आराम से समझिएगा, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं क्योंकि जरूरी है समझना। चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, और बाकी नहीं लिया है तो फिर से ले लीजिए, आपके हाथ में है बटन सारी चीजों का। ये पढ़ाने में सही रहता नहीं, क्लास में आप जब पढ़ते हैं तो टीचर को नहीं रोक सकते, बोल नहीं सकते सिर्फ जो 1 मिनट कॉपी करना है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं आप, तुरंत पॉज कर देते हैं, टीचर मैं रुक गया हाथ ऐसे खट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए मजेदार क्वेश्चन है। कराइए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू बराबर 60 डिग्री। देखिए इस सवाल जो है, इस सवाल के साथ आपको सिंपल तरीका बताऊंगा और एक फॉर्मूला दे दूंगा साथ में, अगर फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। करा इन्हें ट्रायंगल पी क्यू आर, चलिए ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, बोल रहा है एंगल Q जो है ये 60 डिग्री का है, चलिए मान लिया मैंने। फिर बोल रहा है PR जो है ये 14√6 है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा यूनिट का मैं यूज नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, वो तो आप लगा लेंगे जब तक यूनिट अलग अलग ना हो ताकि परेशानी ना हो। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल PQR। अच्छा PQR का सर्कम रेडियस पूछ रहा है, क्या कमाल कर दिया बताइए जरा, ये नहीं बनेगा, क्या करेंगे पहले सर इसको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए फॉर्मूला याद में नहीं है तो समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जो भी बताने वाला हूँ वो आप भूलने वाले नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला एक रटाएंगे, आप देख लीजिएगा भूल नहीं पाएंगे फॉर्मूला कभी, यकीन मानिए। हाँ ये हो सकता है कि फॉर्मूला जानते हुए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस उसके लिए जरूरी होता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं भूल पाएंगे। अच्छा एक चीज देखिए इसमें, अच्छा उधर सवाल है, क्या है इसमें आपको बताना है सिर्फ इतनी सी बात कि भैया इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए बात आती है सेंटर तक आपको पहुंचना होगा, चलिए मैं पहुंच गया सेंटर तक। तो जब सेंटर तक आप पहुंच गए हैं तो एक बात बताइए, सेंटर में पहुंचने के बाद तो फिर सवाल बन गया। कैसे सवाल बन गया, आपको पता है सेंटर जब पहुंच गए हैं तो ये एंगल आपका निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, और ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ये आपको पता है, जो भी सर्कमफ्रेंस एंगल बनता है उसका डबल बनता है सेंटर पे, ये बातें आपको पता है। तो आपको यह पता चल गया कि ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो P और R है ये कोड है, तो कोड से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो दो बराबर भागों में बांटेगा और ये हो जाएगा 7√6, 7√6 हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 और 60। अब देखिए आपके सामने मैं बाहर कर दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल को निकाल के बाहर कर दिया, आपके सामने ये बातें हैं 7√6 7√6, ये एंगल आपका 60 और ये आपको निकालना है। आप एक बात बताइए कि जब इतनी सारी कहानी हो चुकी है तो आप बताइए कि 60 के सामने कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3, 90 के सामने 2, तो √3 की वैल्यू अगर इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 7√2, √3 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 7√2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 14√2।
और यही तो रेडियस है कि नहीं। इसमें आपसे यही पूछ सकता था कि जो सेंटर है वहां से जो पीआर है इसमें जो लंब होगा इसकी क्या होगी, लेंथ क्या होगी। अब देखिए एक बात और आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पे याद कर लीजिए। a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी। आपको ये साइन रूल सबको पता होगा, ये बहुत कम को पता होगा कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी बराबर 2r होता है। आपको ये भी पता होगा कि जो सर्कम रेडियस होता है वो a बाई 2 साइन होता है। बहुत लोगों को ये भी पता होगा। ये वही चीजें हैं, सर्कम रेडियस a बाई 2 साइन ए बोलिए, चाहे b बाई 2 साइन बी बोलिए, चाहे c बाई 2 साइन सी बोलिए, लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है, 2r होता है, डायमीटर के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब एक बात बताइए, इस सवाल में आपको पता है, ये देखिए जो साइड यूज किया उसके सामने का एंगल यूज किया है। आपको सर्कम रेडियस पूछा था, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, साइड इसके सामने कौन सा दिया था 14√6 बटा 2, साइन इसके सामने का एंगल कितनी थी 60, तो साइन 60 कितना होता है, ये होता है। तो आपको यहां से पता चल गया और ये कट गया √2, आपको पता चल गया 14 है। बातें क्लियर हो गया। ये छोटा सा सवाल, तरीका भी बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और सबसे मजेदार बात प्रूफ भी इसका यही से है। उस स्टेप्स में अगर आप वैल्यूज नहीं यूज करें तो आपके सामने एक प्रूफ मिल कर आ जाएगा। अब ये जो सवाल है, ये सवाल में सबसे बड़ी मजेदार है कि जो एडी जो ड्रा किया है ना, इसका कोई यूज नहीं है। हालांकि सवाल पढ़ने का भी यूज नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। करेंगे गिवन ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर 10। अच्छा डायग्राम बना लेते हैं, ये है, ये है। आपको ध्यान रखना ये जो चीज है ये डायमीटर नहीं है, उसने इसके बारे में नहीं कुछ बोला है, लेकिन ये बोला है कि ये है, ये बी है, ये सी है, और इसने बोला ए बी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, और बोला ए सी की वैल्यू 6 है, ए सी की वैल्यू 6 उसने बोला है, ए की वैल्यू 4 है, ए आपका एक लंब है, ए की वैल्यू हो गया 4। इफ AD इज डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल देन फाइंड द सर्कम रेडियस। अब आप कहेंगे सर ये तो सवाल अलग हो गया। देखिए पिछला सवाल और ये सवाल मेरे कैलकुलेशन पे अगर जाएगा तो दोनों सवाल एक ही है। कैसे बताता हूं, इसके सामने का एंगल दिया, इसके सामने का भुजा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इसके सामने का दिया तो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंगल नहीं दिया हुआ ना, एंगल हम निकालेंगे आपके सामने, तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसके सामने का यूज करेंगे तो b बटा 2 साइन बी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, साइन भी आप इस ट्रायंगल में नहीं निकाल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो b कितना दिया हो, तो कहेंगे सर 6 2 और साइन भी बताइए, तो कहेंगे सर 4 बटा 10। तो 10 ऊपर कर दीजिए 60, 4 से काट दीजिए 15 बटे 2 7.5। अब सेंटीमीटर मीटर आप देख लीजिए, छोटा ट्रायंगल लेना है तो सेंटीमीटर कर दीजिए, बड़ा ट्रायंगल है तो मीटर कर दीजिए, और बड़ा है तो किलोमीटर कर दीजिए, वो तो कर लेंगे आप। क्लियर है कि नहीं है, डायमीटर में आएगा तो डबल कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, इस सवाल में आपको क्या निकालना है, 1 टू द फैक्टोरियल 1 के पावर इतना है, और फैक्टोरियल 2 के पावर आपका 98 है, फैक्टोरियल 3 इसी तरह से लिया गया, और पावर कितना है 97 96, ये लगातार चला गया है 97 है, और इस तरह से चला गया 4 फैक्टोरियल, चलिए मैं लिख ले रहा हूं ये, और इसका 96 है, और इस तरह से चला गया आखिरी 99 पावर बन गया है। तो सवाल बोल रहा है यूनिट प्लेस, तो पहले तो आप बताइए कि अगर यूनिट जैसे ही 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 के बाद 5 फैक्टोरियल में क्या वैल्यू कितना होता है 120, इसका मतलब 0 आ गया, तो यहां से जितना भी होगा सारे का यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, तो आपको इससे मतलब नहीं है। इसकी बात करेंगे तो आपका क्या आ गया 24 के पावर 26, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना 24, तो 4 के डबल जैसे ही करेंगे पावर, ये 24 का आप स्क्वायर ही कर लीजिए तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और 6 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 6 का कितना भी पावर कर लीजिए कितना होता है हमेशा 6 होता है, तो यहाँ से आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 6। अब आते हैं बात इसकी करते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, और 6 का कितना भी पावर कर ले यूनिट प्लेस पे आपको यही मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 2 पे, तो आपको पता है 2 जो होता है चौथी बार जाकर रिपीट होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16।
अब देखिए एक बार और करेंगे तो 32 आ जाएगा, 4 बार के बाद रिपीट होगा। इसमें 4 बार तक बात खत्म कर दीजिए, 96 तक बात खत्म कर दीजिए, सिर्फ 2 पावर का यूज कीजिए और दूसरी पावर भी 4 देगा तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 4 आएगा। और ये तो बड़ा ढीठ होता है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 का 1 रहेगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे रिमाइंडर यूनिट प्लेस 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो 6 4 10 17 हो गया। और बाकी जो भी डिजिट होगा उसमें इस तरह से वो डिजिट बनेगा, मतलब फाइनली जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 7। एक सवाल और इसी टॉपिक पे है। ये सवाल जो कह रहा है कि आपको पता करना है कि शून्य कितने आएंगे, शून्य कितने आएंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि 100 फैक्टोरियल को गुना करना है आपको किससे? 200 फैक्टोरियल से, तो शून्य कितने आएंगे? तो अगर जिनको फॉर्मूला पता है उनको पता है कि 100 को 25 से भागा देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो कितना आ जाएगा? 4। और फिर 100 को 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और एक कुल मिला के आ गया 24। दोनों को जोड़ देना है। 200 में भी यही करना है। मैं बताऊंगा आखिर ये क्यों करते हैं, जिनको ये नहीं क्यों नहीं पता होगा ना उनके लिए मैं बताऊंगा। तो पहले 5 से भागा दे रहे हैं, किसी से भी पहले भागा दीजिए, आपको पता करना है कितना कितना का। तो 40 आ गया, 25 से भागा दे दिए तो कहेंगे सर 8 आ गया, और 125 से भागा दे दिए तो कहेंगे 1 आ गया। तो कितना आएगा? 49 यहाँ, और 24 यहाँ, कितना आ गया? 73। अब आपको पता होना चाहिए 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं कि जो पहली बार 5 आती है उसके बाद दूसरी बार जिसमें 5 आती है वो होता है 10, और उसके अगली बार जो आती है उसमें होता है 15, और ये 5-5 के अंतराल पे आता है। तो आप मुझे बताइए कि 100 तक में अगर 5-5 का अंतराल का नंबर ढूंढेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मुझे पता चल गया 100 तक में 20 नंबर मिलेगा, जो 5-5 के अंतराल पे आएगा। मतलब हमें पता चल गया 20 को 5 मिल जाएगा मुझे 1 से 100 तक में। लेकिन फिर बात ये आती है कि कुछ जगह 25 में तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कुछ जगह 50 भी आएगा, मतलब जिसमें 2 5 हो गए, जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, ऐसे में तो चीज आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो 2 5 पहले तो 25 के अंतराल पे आएंगे, तो इसलिए मैंने 25 से डिवाइड किया पता करने के लिए। इसमें 25 के अंतराल पे कितने, तो मुझे पता चल गया 4। आप काउंट भी कर सकते हैं, 25 50 75 100, तो हमने 4 और जोड़ दिया। इसमें हमने 125 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 125 में 3 5 आते हैं, 5 टू दी पावर 3, 5 के पावर 3 होते हैं उसमें, इसलिए 125 होते हैं। 125 में 3 5 आते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि 125 में कितने, 125 के अंतराल में कितने, तो पता चला एक ही है इसमें। मतलब अगर 1000 तक में आपको पता करने बोलेगा तो आप पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 की पावर 3 125, और फिर 625 से भी डिवाइड करेंगे। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1250 का तक गया ही नहीं बात, तो इसका बात बनेगा नहीं, इतना ही बनेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कितने जीरो आने वाले हैं। आगे के सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सवाल शायद समझने में थोड़ा सा फेर हो गया होगा, मुझे जो लग रहा है। ये सवाल जो कर रहा है कि एक व्यापारी अलग अलग वर्षों में अलग अलग दरों से दरों पर ऋण देता है। पहले 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसके बाद 3 वर्ष 5%, और ऐसा कुछ किया हुआ। इसमें जो सवाल क्लियर थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसने गलत स्टेटमेंट थोड़ा सा जिस होता है ना वर्डिंग क्लियर करना, वो नहीं है इसमें। उसने बोला पहले 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10%, अगले 3 वर्षों में 5%। अगले 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का ही है क्या, नहीं क्लियर है, लेकिन इस सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में बात कर रहा है। तो पहले 2 साल में अगर 10% के हिसाब से मैंने 10 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वही 11 रुपया हो गया होगा। 10% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10, मतलब 10 पे ब्याज कितना मिलेगा, 1, मतलब 10 रुपया कितना हो जाएगा, 11। 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर से, तो 2 साल तक तो आपने इसके ब्याज लिया। अब 5% की बात आ गई अगले 3 साल, तो 5% मतलब 1/20, और अगर 1/20 पे आपको 1 ब्याज मिल रहा है, मतलब 20 रुपया कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। कितने में, 1 साल में। और 3 साल में बात करूंगा तो 20 टू दी पावर 3 से 21 के पावर 3 तक हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में, मतलब यहां से आपको 20 का क्यूब करना है, यहाँ 21 का क्यूब करना है। यहां तक क्लियर। फिर बोल रहा है कि 6.1/4 6.25%, तो 6.25% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 625/1000, मतलब 10,000। ऐसे भी काट सकते हैं आप, पूर्णांक भी कर सकते हैं, जैसे काटिए। देखिए 25 का 2 बार कटेगा, तो 25 × 100 25 × 100, तो 1/16, मतलब 16 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, तो 16 कितना हो गया होगा, 17। एक ही साल लास्ट में दिया जा रहा था इस रेट से, तो आपको कितना आ गया, 17/16 आ गया। सीधा प्रिंसिपल जो अमाउंट था इतना था, तो आपको बता रहा कितना अमाउंट पे करना होगा, तो आप इसको सोल्व करना है। और सवाल करा कि लगभग वैल्यू निकालिए, तो लगभग कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया,
और ये 8 से 8, और ये 8 गया, और ये 8 से ये 2 गया। आपको पता है ये यहाँ पे 3 जीरो था, वो मैंने 3 जीरो इसके साथ कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया। अब देखिए ऊपर कितना है 121, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आप गुना कीजिए। आपको ऐसे गुना नहीं करना है, एक स्टेप, ये नहीं डरना है कि सर आप इतना गुना क्यों करवा दिए। आप जब गुना कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इसको 121 आप बोल रहे हैं, इसको 441 बोल रहे हैं, इसको 17 बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा राउंडिंग कीजिए, इसको 0 कर लीजिए, और 17 को इससे फटाफट गुना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो इसको भी 0 कर लीजिए। ध्यान रखें ये कि आपने वैल्यूज को थोड़ा सा कम किया है तो वैल्यूज थोड़ा से कम आएंगे रिजल्ट में। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर कितना 2 से 6 हो गया, और ये देखिए 0 यहाँ पे 17 को 6 से गुना कीजिए तो आपको पता चलेगा 102 आते हैं। देखिएगा ध्यान से 102 आते हैं, और यहाँ 44 से बटा आपका 0 है। अब चाहे तो इसको भी 100 मान के इसको हटा दें। कुछ गलत तो नहीं किया मैं, छूटा तो कुछ नहीं है। हाँ 1 यहाँ छूट गया है, 1 यहाँ छूटा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। 21 का क्यूब था जिसको मैंने 441 लिखा था, तो आपको अभी तक क्या निकल कर आया, मैंने बोला इसको आप 102 कर लीजिए, तो ये 0 से ये 0 कट कर आ गया, मतलब बचा चीजें क्या 10, 44 और 21, इतनी चीजें बची हैं, मतलब 440। अभी तक हमने सबको कम करते आए हैं, सबको कम करते आए हैं। आप चाहें तो इसको भी कम कर लीजिए, लेकिन इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत सारे कम हो गए हैं। तो आप देख लीजिए कि अब क्या चीजें रिजल्ट निकल कर आई है, तो 0 कितना हो गया 4 दूना 8, 8 8 16 17, 4 दूना 8 1 9, सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिएगा तो जरा, 44 दूनी 88, 8 44 दूनी 88, 8 8 16 96 आएंगे ना, देख लीजिएगा 9698 जो भी आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा लंबा कर लिया, मेरे से की छूट गया ना, तो इसको भी मैं यही निपटा देता, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। एक सवाल जो हमारे सामने लास्ट सवाल जो इस वीडियो का है, आज के क्लास का जो डॉट क्लास का है, वो एक सवाल अच्छा है। इस सवाल में लिखा हुआ थोड़ा सा चीजें गलत तरीके से है, और ऑप्शन भी एक कोई करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। करेक्ट, पंखे का सूची मूल्य 20% की छूट के साथ 150 रुपए लिखा हुआ है। मतलब देखिए जब आप सामान कोई खरीदते हैं उस पर इस तरह से का स्टिकर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है MRP, और यहाँ पे लगा रहता है 150। कभी कभार देखिएगा डिस्काउंट लिखा रहता है, और उसमें लिखा रहता है 20%। मॉल वगैरह में जाएंगे तो आपको वहीं पे एक बैनर अलग से टांग देगा डिस्काउंट 20% का। तो यही सवाल ये कर रहा है कि सामान है जिसपे इस तरह से प्राइस लिखा हुआ है, 150 रुपए का सामान है, 20% का डिस्काउंट भी है, लेकिन बात हो रहा है कि ग्राहक को इससे ज्यादा छूट चाहिए, और भी छूट चाहिए। छूट कुछ इस तरह चाहिए कि वो फाइनली 108 रुपए उसका वैल्यू रह जाए, फाइनली उसका वैल्यू कितना रह जाए 108 रुपए रह जाए। तो आप मुझे बताइए अगर 20% इस पे छूट आपको मिलेगा तो इसका मतलब कितना छूट मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120 का 150 का 20% जो कि कितना होता है 30, और अगर 150 पे 30 का छूट मिलेगा तो उसका दाम कितना रह गया 120। अब मुझे बताइए 120 रुपया उसका दाम रह गया, और आप उसको 108 में खरीदना चाह रहे हैं, कितना छूट चाह रहे हैं आप, तो आप कहेंगे सर 12 रुपया का छूट चाह रहे हैं। कितने पे 120 पे, अगर 120 पे 12 चाह रहे हैं तो 12 से मैंने 12 काटा, 10 पे कितना आपको मिल रहा है छूट, 1 का, तो 100 पे कितना मिलेगा 10 का, मतलब 10% छूट आप और चाह रहे हैं, है कि नहीं। समझ में आ गई बात सारी। आप यहां से जो 120 से आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको दिखेगा सर 12 इसका 10% है, तो सीधे मतलब जो स्टेप मैं दिखाता हूँ ये सारे स्टेप आप सबके लिए नहीं होती है, स्टेप सारे काम के हैं लेकिन आप सबके लिए नहीं है। आपकी जो स्पीड है, आप जिस स्पीड तक चल चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनका मैथ मतलब बहुत ही कमजोर था, लेकिन उनका मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लाया हूं मैं, और आज वो हमसे सवाल जब पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ अब ये लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, ये सब सवाल पूछने लायक है। ठीक है, तो चलिए लंबा हो गया वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि अब स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप तक बात पहुंचे। आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए। भाई हर बार मैं कमेंट के लिए बोलता हूँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, और वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, सारे वीडियो वॉच कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।